नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। स्पेशल चौकी करने जा रहे हैं शुरुआत। मेरे साथ है मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल। और आपको बता दें, अगले 2 घंटे में दुनिया 2 खेमों में बंट सकती है। अगले 2 घंटे में विश्व युद्ध 3 का सायरन बज सकता है। इसलिए अगले 2 घंटे टीवी9 भारतवर्ष देखते रहिए। जिस बात का अंदेशा था वो हो गया। इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग में अमेरिका ने डायरेक्ट एंट्री ले ली। एंट्री भी ऐसी कि सीधे ईरान के परमाणु सपने को ही चकनाचूर कर दिया। गौरव, एक ही रात में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बम गिराए और उन बम के धमाकों ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। क्या ट्रंप ने अनजाने में पूरी दुनिया को एक बड़े खतरे में डाल दिया है? आज इन्हीं मुद्दों पर बड़ी बात करेंगे। स्टूडियो में एक्सपर्ट्स का पैनल मौजूद है, लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, इस वक्त देखिए, बड़ी खबर से पहले बता दें स्टूडियो में कौन से हमारे साथ मेहमान हैं। मेजर जनरल एसपी सिन्हा एज डिफेंस एक्सपर्ट, नेवल कमांडर हमारे साथ है विक्रमजीत सिंह एज डिफेंस एक्सपर्ट, रोबिंदर सचदेव है विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ इस पैनल में। इन तीनों से हम बात करेंगे। आपका स्वागत है। लेकिन पहले एक बड़ी खबर ईरान से। ईरान का इजरायल पर ताज़ा हमला। ईरान ने खैबर शेकन मिसाइलें दागी हैं। ये मिसाइलें 1 से अधिक वॉरहेड से लैस हैं। नई पीढ़ी की हैं खैबर शेकन मिसाइलें। हताहतों और नुकसान की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। तो ईरान ने इजरायल पर ताज़ा अटैक किया है। ईरान ने खैबर शेकन मिसाइलें दागी हैं। ये मिसाइलें 1 से अधिक वॉरहेड्स ले जा सकती हैं और उससे लैस भी हैं। जैसा कि इजरायल लगातार कह रहा है कि क्लस्टर बॉम्ब से हम पे हमला हुआ है। नई पीढ़ी की हैं खैबर शेकन मिसाइलें। हताहतों और नुकसान की जानकारी फिलहाल अभी सामने नहीं आई। तो ये तस्वीर है उस खैबर शेकन मिसाइल की जिससे अटैक किया गया है इजरायल पर ईरान की तरफ से। कितने लोगों को इससे नुकसान पहुंचा है, क्या इससे नुकसान हुआ है, फिलहाल ये जानकारी तो नहीं है। लेकिन ये मिसाइल 1 से अधिक वॉरहेड से लैस है। ये मिसाइल 1 से अधिक ज़्यादा वॉरहेड्स ले जा सकती है, ये जानकारी आई है। और ये क्योंकि नया वर्जन है, नई जनरेशन की मिसाइल है, इसलिए ज़्यादा खतरनाक है। और बड़ी खबर है जहां ईरान पर इजरायल की ओर से हमलों के वीडियो भी सामने आ रहे हैं। अब तस्वीर आपके सामने, क्योंकि इजरायल डिफेंस फोर्स ने यह वीडियो जारी करते हुए बड़ा दावा किया। ईरान के कैसे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, उसकी तस्वीरें जारी की गई हैं, जिससे साफ है कि लगातार आईडीएफ की तरफ से ऑपरेशंस जारी हैं। और ये ईरान पर इजरायल की तरफ से किए गए हमलों के बाद की तस्वीरें भी सामने आई हैं। आईडीएफ की तरफ से जारी किए गए कई वीडियो इसी तरीके से आगे हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले लोगों की अब तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां आपको बता दें लोग एकजुट होते हुए किस तरीके से हमलों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। हालांकि इस बीच ईरान पर किए गए हमलों की सामने आ रही तस्वीरें और आईडीएफ की तरफ से किया जा रहा दावा, जिसमें साफ है कि किस तरीके से इजरायल ऑपरेशंस को अंजाम देते हुए ईरान के सैन्य ठिकानों को बना रहा है निशाना। और इस्फहान पर हुए हमले की तस्वीर सामने आ गई है। अमेरिका ने किया था इस्फहान पर हमला, वो तस्वीर सामने आ गई है। ये देखिए, ये वही B-2 बॉम्बर है एनिमेशन के थ्रू जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे ये GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब गिराया गया है। कुछ इस तरह इस्फहान पर हमला हुआ था, जिसकी तस्वीर सामने आ गई है। अमेरिका ने नातांज, फोर्डो और इस्फहान 3 न्यूक्लियर प्लांट्स हैं जिस पर अटैक किया, जिसमें से एक इस्फहान की तस्वीर सामने आ गई है। थोड़ी देर में आपके सामने वो तस्वीर आती हुई देखिए, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कुछ इस तरह से। एक बार फुल करके दिखा सकते हैं पीसीआर वो तस्वीर जो इस्फहान पर अटैक की तस्वीर है। देखिए, ये इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट है जिस पर अटैक किया अमेरिका ने। और उसके बाद कुछ ये यहाँ पर स्मोक ऐसा दिखा है, कुछ ऐसा यहाँ पर धुआं दिखा है उस अटैक के बाद। अब एक और बड़ी खबर है, और ये अमेरिका के हमले से फोर्डो प्लांट पर नुकसान को लेकर खबर है, जहां फोर्डो प्लांट पर हुए नुकसान के सबूत कैसे सामने आए वही तस्वीर आपको दिखाएंगे। फोर्डो प्लांट को जिस तरीके से टारगेट किया गया, आपको बता दें ईरान का ये सबसे बड़ा परमाणु अड्डा है जिस पर हमले को अंजाम दिया गया। और पहाड़ों के नीचे इस न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक के बाद अब ये तस्वीर सामने आ चुकी है। हालांकि फोर्डो प्लांट पर हुए नुकसान के सबूत जिस तरीके से तस्वीरों के माध्यम से अब सामने रखे गए हैं, साफ है कि किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है। और हमले से फोर्डो प्लांट पर हुए नुकसान की ही ये तस्वीरें जारी की गई हैं। आपको बता दें सैटेलाइट इमेजेस, जिससे ये साफ है कि कैसे हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। गौरव, ये वो तस्वीरें हैं जिसे एक बार फिर से दुनिया के सामने सबूत के तौर पर पहले और हमले के बाद की तस्वीरें सामने रखते हुए ये बता दिया गया कि कैसे ईरान के सबसे बड़े परमाणु अड्डे को भी
टारगेट किया गया है। तो अमेरिका लगातार ईरान को चेतावनी दे रहा था, लेकिन बीती रात डोनाल्ड ट्रंप ने जुबानी तीर छोड़ने की बजाय सीधे तेहरान की दीवारों को लांघ दिया और धावा बोला खामनेई के परमाणु ठिकानों पर। इसी भीषण हमले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप ने विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी है। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों धमाके और टारगेट ईरान के वो परमाणु बंकर जो पहाड़ों के सीने में छिपाकर बनाए गए थे। अमेरिका ने अपने बंकर बस्टर बमों से न सिर्फ खामनेई की नींद उड़ाई, बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। ईरान ने कहा यह उसकी संप्रभुता पर हमला और जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। यानी इस हमले ने उसकी हिम्मत को नहीं तोड़ा, बल्कि उसे एक घायल शेर की तरह बना दिया। वो घायल शेर पलटवार के लिए तैयार हो रहा है और अमेरिका का इतिहास तो सब जानते हैं। अगर जंग में कूद गया तो आसानी से पीछे नहीं हटता, वरना उसकी सुपर पावर वाली इमेज को डेंट लग सकता है। लिहाजा अमेरिका के इस हमले से अब पूरी दुनिया पर विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। दुनिया में कई मोर्चों पर पहले ही तनाव बढ़ा हुआ है। रूस और यूक्रेन 3 साल से जंग की आग में जल रहे हैं। ताइवान पर चीन के कब्जे का मंसूबा भी दुनिया से छिपा नहीं है और इधर ईरान के समर्थन में भी रूस और चीन खड़े हो सकते हैं। अब डर यही है कि कहीं ये टकराव विश्व युद्ध में न बदल जाए। डर इसलिए क्योंकि ईरान के परमाणु प्लांट्स पर हमला तीसरे विश्व युद्ध का बहाना बन सकता है। अगर ऐसा हुआ तो सुपर पावर देशों की निर्णायक भिड़ंत होगी और फिर उसके आगे का रास्ता सिर्फ और सिर्फ महाविनाश की तरफ ले जाता है। ईरान के पहाड़ों में अमेरिकी बमों के धमाकों की गूंज पूरी दुनिया ने सुनी और अब हर कोई उम्मीद कर रहा है कि किसी भी तरह ये चिंगारी बुझ जाए, वरना अगर वो शोला बनकर भड़क गई तो न जाने कौन कौन से देश उसकी चपेट में आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। तो जंग में अमेरिका की एंट्री, ट्रंप ने फिलहाल क्या कहा है इस बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन अब आपके सामने होगी, क्योंकि ईरान को मिली धमकी के तहत यह साफ हो गया कि अब ईरान को शांति स्थापित करनी पड़ेगी और ईरान शांत नहीं हुआ तो फिर हमला करेंगे। ये ट्रंप के वो बयान है। हालांकि अगला हमला और बड़ा और आसान होगा और ईरान के परमाणु प्लांट पूरी तरीके से तबाह, और अगर ईरान का अटैक तो कड़ा जवाब भी देंगे। आपको बता दें, हालांकि ट्रंप जब सामने आए तो उन्होंने इजरायल की भी तारीफ की, नेतन्याहू के साथ टीम के तौर पर काम किया, ये बात कही। ये इंफॉर्मेशन अब आपके सामने ईरान को मिली उस धमकी के आधार पर, जहां ईरान शांत नहीं हुआ तो और हमले होंगे, ये ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया। अगला हमला और बड़ा और आसान होगा, ये भी ट्रंप के इस बयान में सामने आ चुका है। ईरान के परमाणु प्लांट पूरी तरीके से कैसे तबाह किए गए, ये भी अमेरिका साफ कर चुका है। वहीं अगर ईरान का अटैक हुआ तो कड़ा जवाब उसे मिलेगा। लेकिन अब इंफॉर्मेशन उस लिहाज से, जहां देखिए किस तरीके से ट्रंप ने सामने आते ही इजरायल की तारीफ करते हुए नेतन्याहू के साथ टीम के तौर पर किए गए काम का जिक्र किया। ऐसी टीम बनी जैसे पहले कभी नहीं थी और इजरायली सेना ने शानदार काम को कैसे अंजाम दिया है। 40 साल से ईरानी धमकी का अंत हुआ, पहले ही तय कर लिया था, अब और नहीं। रविंदर सचदेव सर, किस तरीके से एनालाइज किया जाए ट्रंप के इस बयान को? क्या ये महज एक बड़ी चेतावनी के तहत ईरान को ट्रंप ने एक और मौका दिया है कि आए, अभी भी बातचीत संभव है? हाँ, मौका दिया है, बट पॉइंट इसकी मौका है मेरी टर्म्स पे आओ, मेरी शर्तों पे आओ। और पॉइंट इसकी ईरान उन शर्तों पे आएगा कि नहीं आएगा, चांस कम है कि उन शर्तों पे आएगा। ये बढ़ता जाएगा। ये अब जाएंगे हो सकता है रेजीम चेंज पे, ठीक है, खामनेई को निकालो, रेजीम को निकालो, और ईरान के अंदर इंस्टेबिलिटी भयानक होगी। और अगर ये रेजीम को लगा कि हम तो जा ही रहे हैं, तब ये आ जाएंगे डू और डाई में। तब ये मिडिल ईस्ट में जहां इनकी रेंज जाएगी वहां ये अटैक्स करने शुरू करेंगे। अमेरिकन बेसिस इन सऊदी अरेबिया, क्योंकि अमेरिकन भी अटैक हो और सऊदी को भी नुकसान हो और सऊदी ट्रंप को बोलेगा भाई रुको। तो ये एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेटली बनता जा रहा है विदाउट डाउट, जिसे हम शायद ये भी कह सकते हैं वर्ल्ड वॉर 3। भाई पूरी वर्ल्ड तो नहीं होगी, बट बड़ी रीजनल वॉर बनेगी, ये इसके चांसेस दिखते हैं और लंबी, धीरे 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 लंबी चलेगी। बिल्कुल।
जनरल सिंह, आपका क्या मानना है यहाँ पर? जिस तरह से अमेरिका ने कहा कि ईरान का अटैक करना अमेरिका के ऊपर सोचना भी एक खराब विकल्प होगा, यानी अमेरिका ने क्या ये यहाँ पर सीधे सीधे धमकी दे दी ईरान को कि अगर हम पे तुमने अटैक करने की सोची, हमारे बेसेस पर भी जो मिडिल ईस्ट में अटैक करने की सोची, तो फिर बहुत बुरा होगा, फिर तो ये अभी ट्रेलर भी नहीं है। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता है ये लोग गिदर भभकी करके क्या अचीव करना चाहते हैं। आपके जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है उसको इजराइल ने ख़त्म कर दिया। आपके IRGS के जो चीफ है, डिप्टी चीफ है, ख़त्म कर दिया। आपके एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। आपका एयर स्पेस पूरी तरह से इजराइल के कंट्रोल में है। आप कुछ नहीं कर पाते हो। उनके फाइटर जेट जाते हैं, मिशन एकम्प्लिश करते हैं, वापस आते हैं, आप उनका एक उंगली भी नहीं तोड़ पाए। आपका जो है आपके जो साइंटिस्ट हैं वो मारे गए हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट वो मारे गए हैं। आपके जो खमीनी साहब हैं वो डर के बारे बंकर में छुपे हैं। कोई कहता है रूस भाग गया है, कोई कहता है अपने परिवार के साथ बंकर में छुपा है। आपके खमीनी की पॉपुलैरिटी है वो लो जा रही है। 60% से 7% उसका पॉपुलैरिटी है आज की तारीख में। कैसे लड़ोगे? आपके पास यदि मान लीजिए 7-8 हज़ार भी मिसाइल्स है, आपने 1,500-2 हज़ार फायर कर दिया, बचा कितना? और आपने कहा था कि अमेरिका हम पर फायर किया, कुछ हरकत किया, हमारे न्यूक्लियर साइट्स को अटैक किया तो हम ऐसा रिटेलिएशन करेंगे, कोई याद रखेगा। क्या रिटेलिएशन किया? 30 से 40 मिसाइल दागा है। क्या है वो 30 से 40 मिसाइल? आप अमेरिका से आपसे तो इजराइल संभल नहीं रहा था और आप अमेरिका से भी पंगा ले रहे हो। तो जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। औकात से ज़्यादा की जब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पाँव तोड़ेंगे, अपना जान भी गंवाएंगे। इजराइल की कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। इजराइल ने कहा को एग्जिस्ट करो, लिव लेट लिव, तुम भी जियो हम भी जिए, लेकिन नहीं, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। यदि आप डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल करोगे और उसके बाद न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश करोगे तो इजराइल के लिए डू एंड डाई सिचुएशन है, जिंदगी और मौत का सवाल है। यदि ये न्यूक्लियर पावर बन जाता ईरान तो मौत, इजराइल तो बहुत खतरे में आ जाता, उसका एग्जिस्टेंस खतरे में होता। उसको तो जीवन और मौत का सवाल है। तो वो तो कह दिया कि हम होने नहीं देंगे, ये सवाल नहीं पैदा होता है। इसके पहले कोई न्यूक्लियर पावर बने हम ख़त्म कर देंगे, और वही उसने किया। एक और चीज़ है, पब्लिक डोमेन में खाली 3 साइट्स की बात हो रही है, नतान्स की बात हो रही है, फर्दो की बात हो रही है, इफ्तरान की बात हो रही है। मैं चौथा जगह बताना चाहता हूँ, लेविजान ये मतलब ज्वेल था ईरान के न्यूक्लियर एसेट के इन्वेंट्री में। उसको 20 तारीख को बर्बाद कर दिया गया है। तो अब ईरान न्यूक्लियर पावर था ही नहीं जी, थ्रेशोल्ड किनारे पे था बनने का, अब नहीं बन सकता है। हालांकि इसको लेकर आगे भी कुछ खबरें हैं सर, उसी आधार पर आपसे सवाल करूं उससे पहले बहुत बड़ी खबर है जहां B-2 बॉम्बर्स की 37 घंटे तक नॉनस्टॉप उड़ान और ईरान पर हमलों से पहले B-2 बॉम्बर्स की लंबी उड़ान। आपको बता दें अमेरिका के मिसौरी बेस से B-2 बॉम्बर्स उड़े और B-2 बॉम्बर्स की हवा में कई बार रिफ्यूलिंग, अमेरिकी अधिकारी के हवाले से क्या क्या बड़े दावे किए गए हैं, यही इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है, जिससे साफ है कि कैसे 37 घंटे तक नॉनस्टॉप उड़ान B-2 बॉम्बर्स की हुई और ईरान पर हमलों से पहले B-2 बॉम्बर्स की इस लंबी उड़ान को लेकर ही बड़े दावे भी किए गए हैं। और इजराइल और ईरान की जंग में अब अमेरिका की सीधी एंट्री हो चुकी है। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके ईरान की एटमी महत्वाकांक्षा को बड़ा आघात पहुंचाया। अमेरिका ने ईरान में कहां और कैसे हमले किए, अब इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान के जिन परमाणु ठिकानों को अमेरिका ने अपने टारगेट पर ले रखा था वो थे फोर्डो, नतांज और इस्फहान। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स से बंकर बस्टर बम बरसाकर ईरान के तीनों परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया। अमेरिकी वायुसेना ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर इस हमले में 6 B-2A स्पिरिट बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया और विध्वंसक बमबारी की। इस हमले के दौरान ईरान के फोर्डो प्लांट पर 12 GBU-57 बंकर बस्टर बम गिराए गए। फोर्डो साइट पर बमों की एक पूरी खेप गिरा दी गई, तो वहीं नतांज न्यूक्लियर साइट को 2 GBU-57 बंकर बस्टर से दहलाया। रिपोर्ट के मुताबिक नतांज और इस्फहान प्लांट पर अमेरिकी वायुसेना ने टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें भी दागी। दावा यह भी किया जा रहा है कि फारस की खाड़ी में मौजूद अमेरिका के वर्जीनिया क्लास सबमरीन से भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए गए।
ईरान पर हमले के करीब 3 घंटे बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने देश को संबोधित किया। ट्रंप ने ईरान को आने वाले दिनों में इससे भी गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी से पहले B-2 बॉम्बर्स ने करीब 37 घंटे तक नॉन स्टॉप उड़ान भरी थी। B-2 बॉम्बर्स विमान अमेरिका के मिसौरी बेस से उड़े थे और हवा में कई बार रिफ्यूलिंग भी की थी। इन बॉम्बर्स के जरिए ले जाए गए 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों का पहली बार अमेरिका ने इस्तेमाल किया और ईरान के परमाणु ठिकानों पर तबाही मचा दी। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले के बाद अब अमेरिकी बेस भी अलर्ट पर है, क्योंकि ईरान के पलटवार से उन्हें बड़े नुकसान का खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और जल्द आपको सीधे इंफॉर्मेशन वॉल पर ईरान के 3 परमाणु ठिकानों के बारे में बड़ी इंफॉर्मेशन देते हैं, जहां आपको बता दें फोर्दो परमाणु अड्डा जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण है, ईरान का सबसे बड़ा परमाणु अड्डा। सिंह सर, मैं चाहूंगी इंफॉर्मेशन वॉल पर आप मुझे ज्वाइन करें, क्योंकि ये जो लोकेशंस टारगेट की गई है बहुत इंपॉर्टेंट है। इन लोकेशंस को टारगेट करते हुए अमेरिका ने क्या अचीव किया है, यही मेरा आपसे सवाल होगा। उसी के साथ इसी फोर्दो परमाणु अड्डे के बारे में सबसे पहले बता दीजिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल लोकेशन है। सिंह सर जी, सुरभि जी, आपने सही बोला है। व्हाट हैपेंस जब भी आप कोई परमाणु अड्डा बनाते हैं जी, जैसे अभी हम देख रहे हैं फोर्डो की बात हो रही है, या नातांज लें या इस्तेफान लें, मोस्टली इनका एक प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल क्या होता है, क्योंकि आपके जो एसेट्स हैं वो मास डिस्ट्रक्शन के हैं, तो डेफिनेटली धरती के कुछ फीट 100, 150, 200 फीट नीचे इनको स्टोर किया जाता है। राइट। दूसरी बात क्या है कि जो भी आपका ये इन्वेंट्री है, इसका एक स्टोरेज का एक तरीका होता है कि ये स्वयं ही विध्वंसक ना बन जाएं और अपनी साइट का वही ना नुकसान कर दें। Right. तो ये कुछ प्रिंसिपल्स लेके इनको प्लान किया जाता है। मैं उसी बारे में एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे देती हूँ, सॉरी टू बटन सर, क्योंकि यही इंफॉर्मेशन इस वक्त आपके सामने है ग्राफिकली। वो इंफॉर्मेशन समझिए जिससे ये साफ है कि आखिर फोर्दो को ही क्यों टारगेट किया गया। सबसे बड़ा परमाणु अड्डा पहाड़ों के नीचे, न्यूक्लियर प्लांट जमीन से 100 मीटर नीचे, परमाणु साइट जहां आपको बता दें कि मिसाइल और साथ ही आपको बता दें 3000 सेंट्रीफ्यूज भी मौजूद। इसमें एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यूरेनियम, ग्रेड यूरेनियम, और तेहरान से इसकी दूरी है 160 किलोमीटर की। ये देखिए, तेहरान से इसकी दूरी है 160 किलोमीटर की। तो ये भी सुरभि जी, साइटिंग ऑफ दिस प्लांट्स इज आल्सो क्रिटिकल। राइट। उसको भी ऐसे साइट किया जाता है कि वो जन सामान्य से दूर रहे, प्लस जब आपको इनको डिप्लॉय करना है तो भी आपको ये इजी रहे। तो ये सारे बेसिक प्रिंसिपल्स में आता है। उसी प्रिंसिपल्स ने इन्होंने भी अपनी साइट्स को डिजाइन किया हुआ है। हाँ, कहीं पे उसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल है ज़्यादा होगा, जैसे फोर्डो हम बता रहे हैं कि बड़ा अड्डा माना जाता है, तो उनका स्टोरेज उधर ज़्यादा है, यानी कि उधर मिसाइल ज़्यादा हैं, आर्सनल ज़्यादा हैं। जहाँ तक बात आई सेंट्रीफ्यूजेस की, सेंट्रीफ्यूजेस हम यूज़ करते हैं इसको इनरिचमेंट के लिए। जो भी आपका फ्यूल है उसको इनरिच करेंगे ताकि वो आपका बॉम्ब ग्रेड फ्यूल बन जाए। क्योंकि देखिए, आज ईरान अभी तक कहता रहा है कि मैं पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी कर रहा हूँ। अब पीसफुल यूज ऑफ एनर्जी करने में तो कोई नुकसान नहीं है। तो यही बात अमेरिका के साथ उनकी चल रही थी कि हाँ जी, हम पीसफुल यूज कर रहे हैं। पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी एनरिचमेंट अगर वो कर रहे थे, यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहे थे, तो फिर इतना इजराइल ने इतना ज्यादा आक्रामक हमला बोल क्यों दिया? रोमिंदर सचदेव, ये ईरान की ये दलील कि हम पीसफुल यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहे थे, कोई मानेगा? नहीं, डेफिनेटली यस गौरव, एज यू सेइंग वही पॉइंट है। देखिए, पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी यूज करने के लिए यूरेनियम को आपको एनरिच करना होता है अराउंड 3.5%, 4%। हाँ, वो आपकी न्यूक्लियर पावर, सिविल न्यूक्लियर पावर, जो हमारे भी कितने पावर प्लांट्स हैं दुनिया भर में है, ईरान में भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो उसके लिए काफ़ी है 3.5%। अब उससे ज़्यादा अगर आप गए तो आप यूरेनियम को एनरिच करते करते अल्टीमेटली अगर आप 90% तक एनरिच कर लो तो यूरेनियम की पावर बहुत पैक हो जाती है और हल्का या कम मात्रा में चाहिए होता है, आप उसको एक न्यूक्लियर वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। तो मोटा मोटा तो अगर कहेंगे कि अगर 3.5-4% से ज़्यादा कोई भी एनरिचमेंट कर रहा है और प्रूफ है, तो फिर वो किसी और मकसद से भी कर रहा है। बट यस, एक मकसद होता है, मेडिकल रिसर्च, मेडिसिन। याद है आपको टेस्ट होते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन के, राइट? वो टेस्टिंग वगैरह उसमें यूज होते हैं। तो उस तरह के भी कुछ केसेस हो सकते हैं, रिसर्च हो सकती है। तो चलिए माना 20% तक, बट जब आप 20 से ऊपर चले जाते हैं, दैट मीन्स कि आप जा रहे हैं वेपन ग्रेड की तरफ। और ईरान की जो खबरें हैं, एक सवाल और है, फिर मैं जनरल सिंह को भी इसमें इन्वॉल्व करूं। जनरल सिंह, जनरल सिन्हा, एक सवाल और है, फिर क्या होता अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन हासिल कर लेता तो क्या होता? क्यों इजराइल को लगता है कि उसके एग्जिस्टेंस पर खतरा होता? दो चीज़ें, ईरान पाकिस्तान की तरह प्रॉक्सी वॉर में बिलीव करता है। 12 आतंकी संगठनों को अपने साइड में रखा हुआ है। आपके उसके संपर्क है
अपना हिजबुल्लाह के साथ है, हुतीज़ के साथ है, ये लोग के साथ है। ये लोग तो सब इजराइल के दुश्मन हैं। तो यदि 12 में से किसी एक के पास न्यूक्लियर आर्सेनल अवेलेबल हो जाता है तो महम होगा इजराइल के लिए, बर्बादी होगी। ईरान तो रिस्पॉन्सिबल स्टेट है ही नहीं, पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल स्टेट है ही नहीं। तो किसी इररिस्पॉन्सिबल व्यक्ति या स्टेट के हाथ में आप एक ऐसा विध्वंसक सामान दे दीजिए तो मनमानी करेगा, बर्बादी करेगा। रैशनल थिंकिंग तो है नहीं। अभी लोग हार रहे हैं और अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं कि हम देख लेंगे। क्या देखोगे, सब तो तुम्हारा बर्बाद हो गया। तो जब सोची इनकी इतनी ओछा है और ये खाली हवा में जंप करते हैं तो ये तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए तो इजराइल को तैयार होना पड़ेगा। लेकिन हकीकत यही है सिन्हा सर कि अब सीधे ईरान ने तेल अवीव पर हमलों को अंजाम दिया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जहां देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर किस तरीके के रिएक्शन सामने आते हैं, क्योंकि बड़ा फैसला ईरान में हो चुका है। हार्मुज स्ट्रेट पर ईरान का यह फैसला है जहां हार्मुज स्ट्रेट को ही बंद ईरान करेगा और ईरानी संसद ने एकमत होते हुए यह बड़ा फैसला ले लिया है। हालांकि अंतिम फैसले का अधिकार खमेनेई को है। यही अगली बड़ी खबर अब आपके सामने है, क्योंकि पूरी दुनिया पर इस फैसले के बाद इकोनॉमी पर बड़ा असर जरूर होगा। हालांकि ये असर किस तरीके से इफेक्ट कर सकता है, एक्सपर्ट से इस बारे में करेंगे सवाल। उससे पहले यही एक और सबसे बड़ी खबर अब से थोड़ी देर पहले सामने आ चुकी है, जहां हार्मुज स्ट्रेट को ईरान बंद करेगा और ईरानी संसद ने एकमत होते हुए यह फैसला ले लिया है। और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करना ईरान की भयानक गलती होगी, ये कहा है मार्को रूबियो ने। ईरान ने ऐसा किया तो ये उसके लिए आर्थिक आत्महत्या होगी। हमारे पास इससे निपटने के विकल्प मौजूद हैं, ये कहा है मार्को रूबियो ने। यानी मार्को रूबियो कह रहे हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया ईरान ने तो हमें इससे खासा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये ईरान के लिए आर्थिक आत्महत्या जैसा होगा। और देखिए, ईरान पर डायरेक्ट अटैक से पहले चौथी बार ट्रंप सिचुएशन रूम में पहुंचे। यहां से ट्रंप ने खामनेई को सरप्राइज करने और फोर्दो समेत ईरान के 3 परमाणु केंद्रों को पूरी तरह बर्बाद करने की योजना को अमल में आते हुए देखा। ये व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम की तस्वीरें हैं। ईरान पर स्ट्राइक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में स्थिति पर नजर रखे हुए थे। वॉशिंगटन के सिचुएशन रूम में ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, रक्षा सचिव पीट हेगसेथ, विदेश सचिव मार्को रूबियो, CIA के निदेशक जॉन रेडक्लिफ, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एंडी बेकर और व्हाइट हाउस के वकील डेविड वॉरेंगटन भी मौजूद थे। ट्रंप चौथी बार इस सिचुएशन रूम में दाखिल हुए। ट्रंप ने इस हमले की पूरी प्लानिंग में ईरान को धोखे में रखा। ट्रंप ने बार बार ईरान को चेतावनी दी, फिर कहा कि वो ईरान को लेकर अब कोई भी निर्णय 2 हफ्ते के बाद लेंगे। लेकिन अचानक अमेरिका के B-2 बॉम्बर ने उड़ान भरी और ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स तबाह कर दी गई। B-2 बॉम्बर ने फोर्दो पर बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा ईरान से 500 किलोमीटर दूर समंदर में छिपी अमेरिकी पनडुब्बियों से कम 30 टॉम हॉक मिसाइलों ने नतांज और इस्फहान पर हमला किया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 10 बजे फिर। चलिए, इस रिपोर्ट में आपने जाना किस तरीके से अमेरिका ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। लेकिन अब कतर में अमेरिका की सैन्य मूवमेंट के बारे में जल्द एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ईरान हमले से पहले मिडिल ईस्ट में अमेरिका की ये एक और बहुत बड़ी मूवमेंट है। और आपको बता दें कि हमले से पहले ट्रंप ने अमेरिकी बेस को पहले सिक्योर भी किया। हालांकि सैटेलाइट इमेजरी के हिसाब से 40 सैन्य विमानों को अमेरिका ने हटाया और 5 जून से 19 जून के बीच कतर में अल उदीद एयर बेस से मूवमेंट को लेकर ही ये बड़ी खबर आई। हालांकि सुरक्षा माहौल के कारण अमेरिकी सैन्य स्टाफ को सतर्क रहने के आदेश थे और ईरान के करीब होने के कारण अल उदीद बेस बेहद असुरक्षित भी
अल उदीद बेस पर सिर्फ 3 अमेरिकी विमान के होने का भी दावा किया गया। हालांकि सैटेलाइट इमेजेस से सामने आने के बाद रविंदर सर एक बार फिर से इसी बात को आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि यह साफ था, ईरान भी चेतावनी दे चुका था कि अगर अमेरिका ने ऐसा कुछ किया तो सीधा हमले पर अब अमेरिकी बेस हो सकते हैं। ऐसे में अमेरिका की यही डिप्लॉयमेंट्स एक बहुत बड़ा संकेत भी थी कि अमेरिका जल्द कुछ करने वाला है। लेकिन बहुत से ऐसे असुरक्षित बेस हैं जिसको देखते हुए अमेरिका ने भी बड़े स्तर पर पहले से तैयारी कर रखी थी। रविंदर सर। जी हाँ, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और आप जो भी ये पॉइंट कह रही है ना, इनफैक्ट कल या परसों से जब ये खबर आई कि अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट हटाए हैं, तो कुछ एयर मार्शल से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे इसका मतलब पक्का है कि अमेरिका अटैक या कुछ करने जा रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर है कि अपने इक्विपमेंट्स को पहले बचा लो, क्योंकि वॉर के केस में वन। सेकेंडली पर इसमें एक दुविधा भी है। देखिए, मिडिल ईस्ट में 2 तरह के देश हैं। एक है जैसे आपके इराक हो गया, सीरिया हो गया, जिनमें कोई सरकार ढंग की नहीं है, वहाँ पे अमेरिकन बेसिस हैं। और दूसरे देश हैं जैसे सऊदी अरेबिया, कतर, अरब एमिरेट्स, कुवैत, यहाँ पर भी अमेरिकन बेस है। अब कतर भी, आप जिसकी बात कर रही हैं, अब डिपेंड करेगा, अगर ईरान अटैक करता है अमेरिकन बेस की तो किस पे करेगा। अगर इराक में करा तो ठीक है, अमेरिका से हो रहा है, बट इराक को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वड़े। बट मानिए अगर कतर में करता है अमेरिकन बेस के ऊपर अटैक, तो कतर के लोकल माहौल में भी गड़बड़ाहट आ जाएगी। सऊदी अरेबिया में अगर किसी अमेरिकन बेस पे अटैक करता है ईरान, कर पाता है या करता है, या हालात आते हैं, तो सऊदी अरेबिया के अंदर भी हलचल हो जाएगी। और ये बहुत डर है इन मोनार्कीज को। वंस अगेन सऊदी, जॉर्डन, इजिप्ट, इन सब में डिक्टेटर है या मोनार्की है। अवाम के सोचना कुछ अलग है। अवाम काफ़ी हद तक, कुछ हद तक सिंपैथी भी रखती है गाजा के साथ। तो अगर ईरान, मेरे विचार से उसने अटैक करा यहाँ पे, आखिरी सिचुएशन में करेगा, क्योंकि फिर तो ईरान खुद गया होगा, मेरे खामेनी को आप मारेंगे, पूरी रेजिम जा रही है। आप जहां डिक्टेटरशिप और मोनार्कीज की बात कर रहे हैं, एक बड़ी मीटिंग होने वाली है यूएनएससी की। आज रात 12:30 बजे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की एक आपात बैठक होने वाली है। ईरान के आग्रह पर यूएनएससी की यह बैठक बुलाई गई है। रात 12:30 बजे यूएनएससी की एक इमरजेंसी मीटिंग होने वाली है। ईरान के आग्रह पर यह मीटिंग बुलाई गई है। अब वो तस्वीर आपके सामने जो साफ है कि ईरान पर हुए हमले को लेकर प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। ईरान के तेहरान में प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शन में शामिल हुए ईरान के राष्ट्रपति। आपको बता दें, अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और इस बीच अब प्रदर्शन को लेकर भी खबर आई है, जहां इस प्रदर्शन में शामिल हुए तेहरान में ईरान के राष्ट्रपति, उसकी तस्वीर भी अब आपके सामने है। लगातार हो रहे इस प्रदर्शन की भी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, क्योंकि ईरान को जिस तरीके से न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करते हुए अमेरिका ने टारगेट किया है, उसी के खिलाफ तेहरान में प्रदर्शन हुआ और इस बीच ये तस्वीरें सामने आई। तो जमीन में 100 मीटर नीचे बने ईरान के परमाणु बंकर को तबाह करने के लिए ट्रंप ने बंकर बस्टर बमों को दाग दिया। लेकिन ना तो फोर्दो, ना ही नतांज और ना ही इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट से न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होने की कोई खबर आई। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, या तो अमेरिका के बॉम्बर निशाना चूक गए, या फिर अमेरिका के एक्शन से पहले ही ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों से सारा यूरेनियम हटा लिया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत अमेरिका के B-2 बॉम्बर ने 14 GBU-57 बंकर बस्टर बमों से हमला किया और जमीन में 90 मीटर नीचे बने ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट को तबाह कर दिया। नतांज के बाद ईरान के दूसरे सबसे बड़े यूरेनियम प्यूरिफिकेशन प्लांट पर इतनी बमबारी हुई, लेकिन वहां से न तो किसी तरह का रेडिएशन लीक हुआ और न ही किसी भी तरह की न्यूक्लियर एक्टिविटी के सबूत मिले। अब ट्रंप के सटीक हमले और फोर्दो में बड़ी मात्रा में यूरेनियम स्टोर होने के दावों पर ही सवाल खड़ा हो रहा है। फोर्दो की तरह ईरान के सबसे बड़े एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर नतांज पर भी हमला हुआ। अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइलें बरसी। जिस नतांज न्यूक्लियर सेंटर पर 9 परमाणु बम लायक यूरेनियम मौजूद होने का दावा किया जा रहा था,
जहां यूरेनियम 235 को संवर्धित करने के लिए एडवांस सेंट्रीफ्यूज लगे थे, वहां भी इतनी भीषण बमबारी के बाद हवा में किसी भी तरह का रेडिएशन रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ईरान के सबसे बड़े एयरबेस और तीसरे परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर इस्फहान पर भी अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइलें बरसीं। इजराइल ने भी इस्फहान को टारगेट करके 13 जून को हमला किया था, लेकिन फोर्दो और नतांज की तरह इस्फहान में भी रेडिएशन के कोई सबूत नहीं मिले हैं। अब सवाल यह है, क्या अमेरिका का हमला सटीक नहीं हुआ, या फिर हमले के अंदेशे को देखते हुए ईरान ने पहले ही वहां से यूरेनियम और रेडियो एक्टिव परमाणु पदार्थ हटा लिए? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या अमेरिकी हमले से पहले ही ईरान पूरी तरीके से तैयार था? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ईरान को पता था कि अमेरिका उस पर हमला करने जा रहा है और मिसौरी बेस से 6 बॉम्बर के उड़ान की खबर पब्लिक डोमेन में आ गई थी। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात, हमले के लिए बॉम्बर्स डियागो गार्सिया पहुंचे तो उन्हें ट्रैक किया जा रहा था, और डियागो गार्सिया की दूरी भी जरा आप देख लीजिए, 4000 किलोमीटर की, जिस तरीके से आपको दिखा रहे हैं। रूस का इंटेलिजेंस लगातार ईरान को अपडेट कर रहा था। ये एक और सबसे बड़ी बात है। और अमेरिकी हमले से पहले ईरान ने ज्यादातर न्यूक्लियर एसेट सुरक्षित स्थान पर ट्रांसफर कर लिए। गौरव, ये एक बड़ा सवाल है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी हमले से पहले खमेनेई ने अपने उत्तराधिकारी का भी ऐलान कर दिया, क्योंकि ये साफ है कि खमेनेई सीधे तौर पर टारगेट पर थे। लेकिन गौरव, ये एक सबसे बड़ी बात कि अगर आप दावा करते हैं कि न्यूक्लियर साइट को नष्ट करने में आप कामयाब रह गए, तो रेडिएशन का खतरा कैसे नहीं? और दूसरी बात, क्या वाकई न्यूक्लियर एसेट्स वक्त से पहले हटाने में कामयाब रहे? नहीं, सवाल तो ये भी है कमांडर विक्रमजीत सिंह की, जिन बंकर बस्टर बमों को कहा जा रहा था कि वही एक हथियार है जो नीचे जाके फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को तबाह कर सकते हैं, वो 12 के 12 दागे अमेरिका कह रहा है। उसके बावजूद अगर फोर्डो में कोई ऐसा खास नुकसान ईरान को नहीं हुआ है, तो उसको हम कैसे देखें? क्या ईरान को पहले से इस अटैक के बारे में पता था, या ईरान ने एंटीसिपेटरी वहां से अपना यूरेनियम इनरिचमेंट, जो इनरिच्ड यूरेनियम था, वो वहां से हटा लिया? कैसे देखें? जी गौरव जी, देखिए, ये बातचीत का मेरे ख्याल 4 दौर हो चुके थे। हाँ। अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत हो रही थी। 5वें दौर की मेरे ख्याल डेट आने वाली थी कि इजराइल ने अटैक कर दिया, ये जो पिछले हफ्ते जो अटैक हुआ है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिफेंसिव मैकेनिज्म, जो उनका इमरजेंसी रिस्पांस मैकेनिज्म या प्रिपरेशन ईरान ने जरूर प्रारंभ कर दिया होगा, ये जानते हुए कि इनका क्या इरादा है। दूसरा, जैसे कि चीन और रूस अभी सामने खड़े हैं ईरान के साथ, तो उनका भी जो भी वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं बैकएंड से वो लोग कर ही रहे हैं। वो खुल के सामने नहीं आए, लेकिन बैकएंड से सपोर्ट वो कर ही रहे हैं। तो इंटेलिजेंस भी उनको कहीं मिली होगी। और जैसे मैंने बताया कि कोई ना कोई, ये जब भी साइटिंग होती है, आप रखते हैं, वेपन्स रखते हैं, स्टोर करते हैं, तो उसके लिए हमेशा एक इमरजेंसी रिस्पांस आपको मिलता है। हालांकि यूएस, सर, लेकिन सिन्हा सर प्लीज ऐड करिए, क्या ये वाकई पॉसिबल है कि आप अपनी न्यूक्लियर साइट्स को, ठीक है, आपने इतने वक्त में टाइम बाय करते हुए ये कोशिश की, टाइम बाय करते हुए ईरान ने ये कोशिश की, ये जानते हुए कि अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है, लेकिन न्यूक्लियर साइट से न्यूक्लियर एसेट्स को हटाना क्या वाकई इतना आसान भी है? मैं बहुत सिंपल टर्म्स में क्लैरिफाई करने जा रहा हूँ। रेडिएशन तब होता है जब कंपोजिट स्ट्रक्चर हो वॉरहेड का और जो बाकी जो प्लेटफॉर्म है उसका, यदि नॉर्मली इसको अलग अलग रखा जाता है तो रेडिएशन लीक नहीं स्पॉट किया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्राइक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। अच्छा। दूसरा चीज़ है कंटेमिनेशन। यदि कंटेमिनेशन आप उस एरिया में डेफिनेटली हुआ है, और कंटेमिनेशन रेडिएशन से ज़्यादा खतरनाक है, और यदि कंटेमिनेशन हुआ है, जो कि हुआ है पक्का, और इसीलिए मिस्टर ट्रंप कह रहे हैं कि उसका पूरा न्यूक्लियर सेट खत्म है पूरी तरह से, तो ये सचमुच में खत्म है। और वहाँ न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं होने के बावजूद मैं कह रहा हूँ कंटेमिनेशन हुआ है, विच इज़ मोर डेंजरस देन रेडिएशन। क्योंकि यदि यूरेनियम पे इम्पैक्ट हुआ है, वो क्लस्टर बॉम्ब्स का, या जो अपने बॉम्ब जो 12 क्वांटिटी मारा गया है, तो कंटेमिनेशन तो डेफिनेटली हुआ है, 100% श्योर। तो ये कहना कि शिफ्ट कर दिया वगैरह, इट्स नॉट पॉसिबल। और शिफ्ट कर दिया तो सैटेलाइट में एवरीथिंग इज बी मॉनिटर्ड, सब मूवमेंट इज मॉनिटर्ड। ऐसी एक तस्वीर आई है गौरव, हमने दिखाई थी वो तस्वीर TV9 ने, जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि बकायदा ऐसे 26 से 27 ट्रक्स की बकायदा एक लेन थी, क्योंकि ये सैटेलाइट इमेजेस हैं, उसमें हमें बकायदा एक मूवमेंट पता लग रही थी, जिसके बेसिस पे ये दावा किया गया कि कैसे इन एसेट्स को वक्त से पहले हटाने में ये कामयाब भी रहे। बिल्कुल। और इसी बीच ईरान को लेकर अमेरिका ने एक बड़ा बयान दिया है। ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते, JD वैंस ने कहा। ये देखिए, अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस कह रहे हैं कि हम सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते, परमाणु खतरा खत्म करने के लिए हमला किया है, ये कहा है JD वैंस ने।
तो अगर जेडी वैंस ये कह रहे रॉबिंदर सचदेव कि हम सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते, तो इसका मतलब है कि शायद ये वही चाहते। क्या करेगा आप? एग्जैक्टली मतलब हो सकता है, हाँ। मे बी मे नॉट बी राइट। मैं 15 दिन में अटैक, देखिए डिसेप्शन टैक्टिक्स भी हैं। हाँ। जो वर्ल्ड के लीडर्स कह रहे हैं वो थोड़ी की खुली किताब करके दुनिया को बता रहे हैं मैं ये करूंगा, मैं ये चाहता, मैं नहीं चाहता। सो वन, सेकेंडली ये रेजिम चेंज डेफिनेटली चाहते हैं, क्योंकि अगर जितना भी डैमेज हो गया न्यूक्लियर, उस पर मैं कहूँगा ईरान उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है, 10 साल में कर लेगा, 20 में कर लेगा। जबकि ऑब्जेक्टिव नेतन्याहू का ये है कि हमेशा हमेशा के लिए ईरान की टोटल कैपेबिलिटीज खत्म हो जाएं। सत्ता चेंज नहीं होगी, सत्ता अगर यही रहेगी तो जब उन्हें मौका मिलेगा वो दोबारा से न्यूक्लियर की तरफ जाएंगे। तो इन्हें सत्ता चेंज भी करने का वक्त आएगा। ये ऑलरेडी कर रहे हैं देश के अंदर। बट मैं न्यूक्लियर की बात एक बार कहना चाहता हूँ, दो चीज देखिए, दो चीजों में बांटो। जब ये कह रहे हैं कि हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, उन्होंने अगर मानो डिस्ट्रॉय कर भी दिया, जो कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो सेंट्रीफ्यूज थे इत्यादि, यूरेनियम जो बात हो रही है जो 60% रिफाइन कर चुका है शायद ईरान एनरिच, वो करीब 300-400 किलो है कहा जाता है, आई डोंट नो 500 जितना भी हो। तो हो सकता है किसी जरिए प्रॉपर केसिंग्स वगैरह में वो यूरेनियम एनरिच निकाल के ईरान कहीं और ले गया है। बट ये फैसिलिटी बहुत डैमेज होगी, दैट्स वन। सेकेंडली खतरा जो है, अगर वो 60% एनरिच 500 किलो यूरेनियम कहीं और ले गया है, उससे वो एटॉमिक बॉम्ब तो नहीं बना सकता, बट उससे वो डर्टी बॉम्ब बना सकता है। इसीलिए सर, सॉरी टू बटन, इसीलिए अगली बड़ी खबर भी सुनिए। इसीलिए क्या ईरान के न्यूक्लियर प्लांट हमलों को लेकर ये जो बड़ा दावा किया गया है, ईरान पर अमेरिकी हमलों की 1 साल पहले से तैयारी को लेकर ये दावा किया जा रहा है, और परमाणु सुविधाओं पर सटीक हमलों की ये सीक्रेट तैयारी। हालांकि बाइडेन प्रशासन के दौरान ही अमेरिका इजराइल का ये सैन्य अभ्यास और इजरायली सोर्सेस से एबीसी न्यूज का ये एक बहुत बड़ा दावा है। हालांकि तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से अब तस्वीरें भी सामने आने के बाद ये बड़े दावे किए जा रहे हैं कि कैसे न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया गया। लेकिन ये एक और बड़ा दावा किया जा रहा है कि कैसे अमेरिका की 1 साल पहले से ही ये बड़ी तैयारी थी। और ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के लिए अमेरिका ने अपने सबसे घातक B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया। अमेरिका के इस सबसे घातक बम वर्षक विमान की उड़ान को ही दुश्मनों के लिए विनाशकारी संकेत माना जाता है, और जब ये अमेरिका के एयरबेस से उड़े तो ईरान की बर्बादी का काउंटडाउन भी शुरू हो गया। ईरान के परमाणु ठिकानों के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा हो रही है तो वो है अमेरिका का B-2 बॉम्बर। इसी B-2 बॉम्बर से ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर GBU-57 बम गिराए। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को ईरान का परमाणु किला भी कहा जाता है, जो जमीन से करीब 300 फीट नीचे बना है। लेकिन अमेरिका के B-2 बॉम्बर ने उसे भी भेद दी। अमेरिका के इस जेट को दुनिया का सबसे घातक बॉम्बर माना जाता है। B-2 बॉम्बर की उड़ान रेंज 11,000 किलोमीटर है और रिफ्यूलिंग के बाद यह 19,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। इसकी वॉरहेड क्षमता 18 टन है और यह परमाणु बम गिराने में भी सक्षम है। सबसे बड़ी बात यह कि B-2 बॉम्बर 12 किलोमीटर की ऊंचाई से भी दुश्मन पर अटैक कर सकता है। अगर बनावट और अन्य खासियत की बात करें तो अमेरिका का यह सबसे घातक बॉम्बर है, जो बिना नजर आए दुश्मन पर हमला कर देता है। ये किसी रडार की पकड़ में नहीं आता। पूरी बॉडी एक बड़े पंख जैसी दिखती है। इसका पिछला हिस्सा परंपरागत विमानों जैसा नहीं। अमेरिका के पास 20 B-2 बॉम्बर है। इसे हवा में उड़ता मिनी होटल भी कहा जाता है। इसमें बिस्तर और टॉयलेट की व्यवस्था है। 44 घंटे तक बिना रुके उड़ सकता है। B-2 बॉम्बर के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में अटैक को अंजाम दिया जा सकता है और ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर वो पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत से परिचित करवा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो जनरल सिन्हा, इससे पहले कि हम अपने शो के अगले फेज में जाएं, आपसे ये जानना चाहता हूं मैं कि क्या आपको लगता है कि आज UNSC की मीटिंग में ईरान के हक में कुछ हो सकता है? मैं विथ ड्यू रेस्पेक्ट टू UNSC एक टीथलेस ऑर्गेनाइजेशन है। वो कुछ रेजोल्यूशन भी पास करेगा तो क्या इजराइल मान जाएगा? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज चाइना मान गया, सदाम हुसैन मान गया था,
क्या पाकिस्तान में जो 1947 में ऑर्डर पास किया था यूनाइटेड नेशंस ने कि आप जगह खाली कीजिए और तब न्यूट्रल वहाँ वोटिंग होगा, पाकिस्तान माना? तो खाली रेजोल्यूशन पास करने से नहीं होता है। सवाल है कि जिसने एक्सिक्यूट करना है, जिसने ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना है, वो इजराइल, स्ट्रांग कंट्री, स्ट्रांग पॉलिटिकल लीडरशिप, और उसका जीवन और मौत का सवाल है, वो क्यों मानेगा? और मानना भी नहीं चाहिए। आप एक हमारे लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। आप कहते हैं डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, आप हमेशा मेरे मौत की बात करते हैं। हम तो डेथ टू ईरान नहीं बात किया, हमने तो कभी नहीं कहा। हमने कहा हम न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे, फिनिश्ड। हम अपनी सेफ्टी देख रहे हैं, उसके कोई एग्जिस्ट आप करना नहीं चाहते हो, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना, ऐसे नहीं चलेगा। को लेट लिव, शांति से जियो। आप सब सराउंड कर लेते हो, बार बार इजराइल को परेशान करते हो। आप 12 आतंकी संगठन को पाल रखा है, आप हुदीज को, हिजबुल्लाह को, सबको आपको सपोर्ट करते हो फाइनेंशियली, उनको मिसाइल देते हो, पैसा देते हो और कहते हो इजराइल को परेशान करो। तो ऐसे तो नहीं चलेगा। आप छुट्टी काटते रहोगे और सोचोगे कि इजराइल ऐसा पावरफुल देश, टेक्नोलॉजी के फील्ड में माहिर, मिलिट्री इक्विपमेंट बेचने में माहिर, वो चुप बैठेगा? तो चुप बैठेगा। सभी को राइट है, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस का सबको राइट है। हमारा लॉ भी हिंदुस्तान में क्या बोलता है? यदि आपने किसी पर सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई, इट्स नॉट मर्डर, इट्स नॉट मर्डर। अंडरस्टूड सर। लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है वो बता दें, क्योंकि इजराइल ईरान जंग के बीच यूएस ने अब सुरक्षा चेतावनी जारी की है और सऊदी अरब और तुर्की के लिए सुरक्षा चेतावनी जारी की गई है। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, जहां देखिए किस तरीके से लगातार ईरान की तरफ से मिल रही इन धमकियों और चेतावनियों से साफ है कि क्या ईरान अगला बड़ा कदम उठाते हुए सीधे यूएस के बेस को टारगेट करेगा। अब ऐसे में यूएस ने जिस तरीके से सुरक्षा चेतावनी जारी की है, बड़ी खबर है, सऊदी अरब और तुर्की के लिए सुरक्षा चेतावनी जारी किए जाने को लेकर। और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा अमेरिका को अंजाम भुगतना पड़ेगा, अमेरिका को कड़ा जवाब देंगे, ये कहा है पेजेश्कियान ने। तो ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा कि अमेरिका को अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो अमेरिका के विध्वंसक हमलों के बाद अब ईरान का गुस्सा इजराइल पर उतरा और ईरान ने अमेरिकी हमलों का शुरुआती बदला भी ले लिया। ईरान की घातक मिसाइलों ने इजराइल में जमकर तबाही मचाई, खासकर हाइफा को नुकसान हुआ और तेल अवीव से लेकर हाइफा तक ईरान ने कैसे बारूदी कोहराम मचाया, इस रिपोर्ट में देखिए। इजराइल ईरान के बीच जारी जंग का 10वां दिन इजराइल के लिए बहुत विध्वंसक साबित हुआ। ईरान ने अपनी न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिकी हमलों का बदला लेने में जरा भी देरी नहीं की। अमेरिकी हमलों के तुरंत बाद ईरान ने इजराइल के शहरों पर मिसाइलों की बरसात शुरू कर दी और उन्हें दहला दिया। ईरान के मिसाइल हमले इतने विध्वंसक थे कि इजराइल ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ईरान इतना जबरदस्त हमला करेगा। ईरानी मिसाइलों के हमलों के बाद कई इजरायली शहर देखते ही देखते धुआं धुआं हो उठे। ईरान ने इजराइल के 14 शहरों पर मिसाइलें दागी। दावा किया जा रहा है कि इजराइल पर हमलों के लिए ईरान ने पहली बार खैबर मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसने तेल अवीव से लेकर हाइफा तक भारी तबाही मचाई। ईरान के इन हमलों में तेल अवीव में कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। मिसाइल हमलों के बाद हाइफा में भी कई इमारतें जमींदोज हो गईं। यहां तक कि हाइफा पोर्ट को भी काफी नुकसान पहुंचा है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ईरान के मिसाइल हमलों में हाइफा और तेल अवीव के मिलिट्री ठिकानों के अलावा रिहायशी इलाकों में भी मिसाइलें गिरी, जिसके बाद उन इलाकों में कई जगहों पर कई घंटों तक दहशत कायम रही। ईरान के हमलों के बाद लोग काफी देर तक बंकर शेल्टर्स में छिपने को मजबूर थे। माना जाता है कि ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइलों की बड़ी खेप है, जिनका इस्तेमाल वो इजराइल के परमाणु ठिकानों पर कर सकता है। इतना ही नहीं, अब अमेरिकी सैन्य ठिकाने भी ईरान के टारगेट पर आ गए हैं। खामनेई ने ऐलान कर दिया है कि अब शांति वार्ता के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। अमेरिका के हमलों का ईरान पूरी ताकत से जवाब देगा। मतलब ईरान और अमेरिका के बीच आर पार की जंग तय हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रविंदर सर, ये एक और सबसे बड़ी रियलिटी है कि किस तरीके से हाइफा और तेल अवीव को टारगेट करते हुए इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी पूरी तरीके से चौंक गए हैं कि ईरान ये कैसे मुमकिन कर पाया है। क्या ये अगला कदम ईरान का हो सकता है कि वो सीधे अब इजराइल के न्यूक्लियर एसेट्स को टारगेट करे?
इंटरेस्टिंग, न्यूक्लियर को टारगेट कर, देखिए ईरान टारगेट कर रहा है और अभी जो आंकड़े एस्टिमेट आ रहा है, ईरान के करीब 10% मिसाइल्स जितने वो शूट कर रहा है, 10% लैंड कर रहे हैं इसराइल में। इसराइल छोटा एरिया है तो वहाँ कयास हो रहा है, और इसराइल की मल्टीलेयर डिफेंस है, इसराइल की अकेले नहीं है। सबसे पहले तो अमेरिकन, नेटो, यूके के फाइटर्स एंड एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं पूरे जो रोक रहे हैं, उनमें से जो निकल के आ रहे हैं, फिर हैं आपके इसराइल का एरो, स्लिंग इत्यादि, और जो छुटकू आयरन डोम, उससे फिर 10% आ रहे हैं, राइट। तो ईरान ये प्रयास पूरा करता रहेगा जब तक इस पे मिसाइल्स हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, रशिया यूक्रेन वॉर, आपने इतनी PhDs करी हैं उस पर, आपको याद है रशिया वॉर के शुरुआत में 3 महीने के बाद हो गया कि रशिया के पास तो केवल 100 किंजल मिसाइल्स हैं, 50 फायर हो गए, उस 50 बचे हैं, 2 हफ्ते में खत्म हो जाएंगे। रिपोर्ट्स आ रही थी यूके इंटेलिजेंस इत्यादि से, वो चलती रही। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आ रही है हमारे पास, इसमें भी वी विल नॉट नो हो क्या रहा है। Okay. एंड लास्टली क्विक क्वेश्चन ऑन द यूएन, जो सिन्हा सर बता रहे थे, एब्सोल्युटली यूएन में तो बेसिक बात है, अमेरिका के पास वीटो है, तो जो भी यूएन बात कर ले आज, जो भी कर ले, रेजोल्यूशन कोई पास ही नहीं होगा, क्योंकि 5 में से एक तो वीटो करेगा ही करेगा। ठीक है, इसी पे आगे बात करेंगे, लेकिन ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी से जुड़ी कोई खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी से कोई रेडिएशन नहीं, ये कहा जा रहा है। नातांज, फोर्डो और इस्फहान के निवासियों पर खतरा नहीं है। ईरानी राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा केंद्र ने यह बड़ा दावा किया है, हमलों से न्यूक्लियर प्लांट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। अमेरिकी हमला परमाणु सुरक्षा नियमों का उल्लंघन, ये कहा ईरान ने। हालांकि ईरान की संसद ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का फैसला कर लिया है और इस जंग की शुरुआत से ईरान धमकी देता रहा कि अगर उस पर अमेरिका ने अटैक किया तो वो हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देगा, और आखिरकार ईरान ने उस धमकी को एक्शन में बदल भी दिया है। अमेरिकी हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग का दायरा बढ़ गया है। खतरा हॉर्मुज स्ट्रेट तक पहुंच चुका है, वो समुद्री जलमार्ग जो पर्शियन गल्फ को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। इसी रास्ते से हर महीने 3000 से भी ज्यादा तेल और गैस के जहाज गुजरते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया की कुल तेल आपूर्ति का लगभग 5वां हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। यानी हर 5 लीटर में से 1 लीटर तेल की सप्लाई यहीं से होती है, और ईरान की संसद ने इसे बंद करने का फैसला ले लिया। हालांकि अंतिम फैसला ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई पर छोड़ा गया है। ईरान के इस फैसले का सीधा अर्थ है कि सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ेगा। तेल की सप्लाई पर असर का सीधा मतलब है दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर। विशेषज्ञों के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से अंतर्राष्ट्रीय तेल आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा प्रभावित हो सकता है। अमेरिका की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग संस्था JP मॉर्गन की चेतावनी है कि इसके बंद होने से कच्चे तेल की कीमत